गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम 12th बायोलॉजी जो है उसका चौथा चैप्टर है पादप जनन की विशिष्ट विधियां कि पादप में जनन की विशिष्ट विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए बेटा, पादप जो है उनमें समानतया जनन के लिए एक तो कायिक विधि होती है और दूसरी विधि लैंगिक विधि होती है। कायिक विधि के द्वारा और लैंगिक विधि जो है उसके द्वारा समानतया जनन होता है, लेकिन पादपों में जनन की कुछ ऐसी विशिष्ट विधियां और होती हैं जिनमें बिना अर्धसूत्रण के और बिना निषेचन के नए पादप का निर्माण हो जाता है। ऐसी विधियों को जनन की विशिष्ट विधियां कहा जाता है, जहां पर बिना निषेचन के और बिना अर्धसूत्रण के नए पादप का निर्माण होता है। हम यहाँ पर चार विधियां पढ़ेंगे। एक तो असंजनन है, अनिषेक बीजता है, सूक्ष्म प्रवर्धन है और कायिक प्रवर्धन है। सबसे पहले हम लेते हैं असंजनन, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है इसको परिभाषित किया था हैंस विनकलर। हैंस विनकलर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि लैंगिक जनन की ऐसी कोई सी भी विधि जिसमें न तो अर्धसूत्रण होता है, न तो अर्धसूत्रण होता है और न ही निषेचन होता है। लैंगिक जनन की ऐसी कोई सी भी विधि जिसमें न तो अर्धसूत्रण होता है और न ही निषेचन होता है, वो क्या कहलाती है? असंजनन, एपोमिक्सिस कहलाती है। एपोमिक्सिस दो प्रकार की होती है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद की बात करें कि इस प्रकार के असंजनन में जो अध्यावरण है और बीजांडकाय जो है, इसकी कोई भी कोशिका द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है। अध्यावरण की या बीजांडकाय की कोई सी भी कोशिका द्विगुणित भ्रूण कोश बनाती है और उस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई भी द्विगुणित कोशिका आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करती है, तो वो बीजाणुद्भिद असंजनन कहलाती है। दूसरी है युग्मकोद्भिद असंजनन। इस प्रकार के असंजनन में भ्रूण का जो निर्माण है वो अगुणित भ्रूण कोश के द्वारा होता है। इसमें द्विगुणित भ्रूण कोश के द्वारा हो रहा था, इसमें भ्रूण का निर्माण किससे होगा? अगुणित भ्रूण कोश से होता है। अगर अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका से भ्रूण बनता है तो उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। अगर अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करेगी तो उसे क्या कहेंगे? अनिषेक जनन। अगर सहायक कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं जो है, अगर वो बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती हैं तो उसे अपयुग्मन कहा जाता है। वो अपयुग्मन कहलाता है। अंड कोशिका भ्रूण बनाएगी तो अनिषेक जनन, सहायक या प्रतिमुखी कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तो उसे अपयुग्मन कहा जाता है। तो ये दो प्रकार का हो गया, बीजाणुद्भिद जिसमें भ्रूण कोश द्विगुणित होता है और युग्मकोद्भिद जिसमें भ्रूण कोश अगुणित होता है। उसके बाद देखिए बेटा, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो थे, उन्होंने 1950 में जो है असंजनन को दो भागों में बांटा था, अनावर्ती व पुनरावर्ती असंजनन, और इनके भी और अनेक भाग हैं। इस तरह हम टोटल 4 प्रकार के जो असंजनन है उनकी बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं अनावर्ती असंजनन। अनावर्ती असंजनन में क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है? अगुणित भ्रूण कोश
जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में असूत्री विभाजन होता है तो अगुणित भ्रूण कोश बनेगा, और इस अगुणित भ्रूण कोश की जो अंड कोशिका है वो बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है, तो वो कहलाता है अनावर्ती असंजनन कहलाता है। और इसका सबसे पहले अध्ययन जो है ये 1928 में जो है जोर जेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित भ्रूण कोश बनेगा, और अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बनाएगी, तो वो कहलाएगा अनावर्ती। और इसका अध्ययन 1928 में सबसे पहले जोर जेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। ठीक है, दूसरा लेते हैं पुनरावर्ती। पुनरावर्ती असंजनन में क्या होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के कारण, समझना बेटा एक बार, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के कारण द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है। क्या बनेगा? द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होगा। वो कब होगा? जब अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होता है उस स्थिति में। ठीक है, द्विगुणित भ्रूण कोश जो है उसका निर्माण होता है। और पुनरावर्ती असंजनन दो प्रकार का है, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। अब देखिए ये क्या होती है। जनन अपबीजाणुता लेते हैं कि इसमें प्रक्षूतक जो है इसकी द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है। प्रक्षूतक जो कोशिकाएं होती हैं जो द्विगुणित होती हैं उनसे द्विगुणित भ्रूण कोश बनेगा, और उसी द्विगुणित भ्रूण की कोई कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये होगी जनन अपबीजाणुता। कायिक अपबीजाणुता जो है इसमें अध्यावरण व बीजांडकाय की कोई भी कोशिका द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है। जनन अपबीजाणु में प्रसूतक की द्विगुणित कोशिकाएं द्विगुणित भ्रूण कोश बनाती हैं, जबकि कायिक अपबीजाणुता में अध्यावरण या बीजांडकाय की कोई कोशिका द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है। ठीक है, तीसरा लेते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में क्या है कि इस प्रकार की भ्रूणता में भ्रूण का जो निर्माण है वो अध्यावरण व बीजांडकाय की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। देखिए बेटा इसमें और इसमें अंतर है। कायिक अपबीजाणुता में अध्यावरण व बीजांडकाय की कोशिका भ्रूण कोश बनाती है, जबकि अपस्थानिक भ्रूणता में अध्यावरण व बीजांड की कोशिका सीधे ही क्या बनाती है? भ्रूण बनाती है। ठीक है, वो होगी अपस्थानिक भ्रूणता। और चौथी जो है वो है कायिक असंजनन। कायिक असंजनन में क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें पुष्प के स्थान पर पत्र कलिकाएं या कायिक प्रवर्ध बनते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें पत्र कलिकाएं, पुष्प के स्थान पर पत्र कलिकाएं या कायिक प्रवर्धक जो है उनका निर्माण होता है, और ये कायिक प्रवर्धक पादप पर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं और भूमि पे गिरकर नए पादप का निर्माण करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अगैव और प्याज जो है उसमें पत्र कलिकाएं और कायिक प्रवर्ध जो है उनका निर्माण होता है। तो ये प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार अनावर्ती, पुनरावर्ती, अपस्थानिक और कायिक असंजनन हो गया। ठीक है, अब असंजनन जो है उसका महत्व क्या है?
देखिए पहला बेटा, सबसे पहला महत्व होता है कि असंजनन में जो भी पादप बनता है उसमें केवल मात्र पादप के गुण ही होते हैं, क्योंकि इसमें निषेचन और असूत्रण होता नहीं है। इसके कारण जो भी पादप बनेगा उसमें केवल मात्र पादप के गुण होते हैं, अतः इनसे मात्र पादप के क्लोन तैयार कर सकते हैं। मात्र पादप के हम क्या बना सकते हैं? क्लोन। किसके द्वारा? असंजनन के द्वारा। दूसरा है, असंजनन में पादप के जो लाभप्रद जो लक्षण हैं आप उनका लंबे समय तक संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो निषेचन हो रहा है, ना असूत्रण हो रहा है, लक्षणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः पादप में जो लाभप्रद लक्षण है उनका लंबे समय तक संरक्षण किया जा सकता है। और तीसरा इसका महत्व है कि संकर बीज उत्पादन को सरल बनाया जा सकता है। जो हाइब्रिड सीड आते हैं, हाइब्रिड बीज आते हैं, उनको आसानी से इस विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तो ये पहली विधि होगी अपनी असंजनन एपोमिक्सिस। अब बेटा दूसरी विधि लेते हैं पादप में जनन की विशिष्ट विधि, अनिषेक बीजता, एगेमोस्पर्मी। अनिषेक बीजता क्या होता है कि ऐसे जो पादप होते हैं इनमें बीज तो बनते हैं, बीजों का निर्माण तो होता है और बीज से ही नया पादप बनता है, लेकिन बीज निर्माण में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है। बीज निर्माण में क्या नहीं होता है? लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है। बीज बनते हैं लेकिन बीज निर्माण में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। और जो भी बीज बनता है उस बीज में केवल मात्र पादप जो होता है उसके जीन यानी लक्षण ही उपस्थित होते हैं। मात्र पादप के लक्षण ही इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये है अनिषेक बीजता, जिसमें पौधों का निर्माण बीजों के द्वारा ही होता है, लेकिन बीज निर्माण में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है और ऐसे पादपों में केवल मात्र पादप जो हैं उनके जीन यानी लक्षण ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये अनिषेक बीजता हो गई। उसके बाद तीसरी विधि लेते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। देखिए बेटा, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें आप सीमित स्थान और सीमित समय में आप असंख्य पादपों का निर्माण कर सकते हैं। सीमित स्थान पर और सीमित समय में असंख्य पादपों का निर्माण किया जा सकता है। और इसमें क्या किया जाता है कि पादप का कोई भी अंग, उत्तक, कोशिका या जीव द्रव जो है उसको निर्जम व नियंत्रित परिस्थितियों में रासायनिक माध्यम में संवर्धित किया जाता है। और जब इन भागों को संवर्धन किया जाता है रासायनिक माध्यम में, तो कैलस या प्रहरों का निर्माण होता है और इसी प्रहरों से नवोद्भिद पादप जो है उसका निर्माण होता है, जिसके कारण आप प्रयोगशाला में या सीमित स्थान पर असंख्य पादपों का निर्माण कर सकते हैं। साथ में सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा जो रोगग्रस्त पादप हैं उनसे रोग मुक्त पादपों का भी निर्माण किया जा सकता है। रोगग्रस्त पादप जो हैं उनसे रोग मुक्त पादपों का भी निर्माण किया जा सकता है। एक औद्योगिक पैमाने पर, बृहत पैमाने पर पादपों का निर्माण किया जाता है। वो जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप हैं उनका संवर्धन भी सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। जैसे गुलदाउदी है, आर्किड पादप जो हैं, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनका कम समय में और सीमित स्थान पर उनका वृहत पैमाने पर उत्पादन
किया जा सकता है। तो ये हो गया अपना सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन के बाद एक टॉपिक आता है बीच में, बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता क्या है? देखिए बेटा, नाम से पता है, बहु का मतलब अनेक, भ्रूण मतलब भ्रूण। देखिए बेटा, सामान्यतः क्या होता है, एक बीज जो होता है उसमें एक ही भ्रूण उपस्थित होता है। एक बीज में एक ही भ्रूण उपस्थित होता है, लेकिन कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं और वही स्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। और बहुभ्रूणता का सबसे पहले अध्ययन जो है ये 1719 में एंटोन वान ल्यूवेनहोक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने संतरे में किया था। एंटोन वान ल्यूवेनहोक ने बहुभ्रूणता का अध्ययन जो है संतरे में किया था। ठीक है। बहुभ्रूणता जो है ये अनावृत बीजी पादपों का प्रमुख लक्षण होता है। अनावृत बीजी जो पादप हैं उनका प्रमुख लक्षण होता है बहुभ्रूणता। लेकिन बहुभ्रूणता जो है ये आवृत बीजी जो पादप हैं उनके कुछ ही कुलों में पाई जाती है। ठीक है। जैसे बहुभ्रूणता नींबू में पाई जाती है, संतरा जो है उसमें पाई जाती है। ठीक है। तंबाकू जो है उसमें पाई जाती है। नींबू, संतरा, तंबाकू जो है उसमें जो है बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। लेकिन अनावर्त बीजियों का ये प्रमुख लक्षण होता है और आवर्त बीजी में बहुत कम ही पादपों में बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। अब आगे देखिए, बहुभ्रूणता जो है उसका कारण क्या है, या किस कारण एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण जो है उनका निर्माण हो जाता है। कारण क्या है, जिसमें हम पहला कारण लेते हैं विदलन। पहला कारण क्या है, विदलन। देखिए, अगर किसी कारण युग्मनज जो है ये खंडों में विभक्त हो जाए, या उसके पिंड बन जाएं या शाखाएं बन जाएं या उसमें अतिवृद्धि हो जाए, जिसके कारण युग्मनज अनेक खंडों में विभक्त हो जाए, तो उस स्थिति में बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, युग्मनज का विखंडन होने के कारण। दूसरी स्थिति है कि अगर भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अलावा कोई अन्य कोशिका भ्रूण का निर्माण करे। अंड कोशिका के अलावा कोई अन्य कोशिका, जैसे सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका, भ्रूण का निर्माण भाई अंड कोशिका तो करेगी, साथ में प्रतिमुखी कोशिका भी कर रही है और सहायक कोशिका भी अगर भ्रूण का निर्माण करती है तो भी बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। तीसरा इसका कारण है, अगर बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष बन जाए। अगर बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष बन जाए तो उस स्थिति में भी क्या उत्पन्न होती है, बहुभ्रूणता। भाई एक भ्रूण कोष में जो अंड कोशिका भ्रूण बनाएगी, दो भ्रूण कोष बनेंगे तो दो भ्रूण बन जाएंगे और दो भ्रूण का मतलब बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। चौथी स्थिति इसमें क्या है कि अगर अध्यावरण व बीजांडकाय की कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है तब भी बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। अंड कोशिका तो करेगी ही, साथ में अध्यावरण और बीजांडकाय की कोई कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण करती है तब भी बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। तो ये चार कारण हैं, विदलन, अंड कोशिका के अलावा कोई भ्रूण कोष की कोई अन्य कोशिका भ्रूण का निर्माण करे, या एक से अधिक भ्रूण कोष निर्मित हो जाए, या अध्यावरण या बीजांडकाय की कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण करे। तो ये हो गई बहुभ्रूणता। अब बहुभ्रूणता जो है इसका महत्व क्या है, यानी क्या महत्व होता है, क्या लाभ होता है बहुभ्रूणता का। तो बहुभ्रूणता जो है उसके महत्व की हम बात करें तो बहुभ्रूणता का महत्व, पहला महत्व जो है कि जो
कोशिका विज्ञान है, पादप प्रजनन है, उद्यान विज्ञान जो है, इसमें इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है बहुगुणता का। कोशिका विज्ञान में, पादप प्रजनन में और उद्यान विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, अगर बीजांडकाय से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो उस भ्रूण से निर्मित पादप जो हैं ये ओजपूर्ण होते हैं। वो पादप कैसे होते हैं? ओजपूर्ण। किससे निर्मित? बीजांडकाय से निर्मित भ्रूण से। उसके बाद बीजांडकाय से निर्मित जो भ्रूण होता है, ये भ्रूण जो है हमेशा रोग रहित होता है। कैसा होता है? रोग रहित होता है। ओजपूर्ण भी होता है और रोग रहित होता है। ठीक है। अगला जो महत्व है इसका कि जो बहुभ्रूणता है, इस बहुभ्रूणता में जो अगुणित भ्रूण बनता है, इस अगुणित भ्रूण जो है उसको कोलचिसिन माध्यम में रखकर पादप की वंशावली तैयार की जा सकती है। जो अगुणित भ्रूण बनेगा उसको कोलचिसिन माध्यम में रखकर उसकी वंशावली तैयार कर सकते हैं। तो क्या क्या महत्व है? पहला महत्व उद्यान विज्ञान में, पादप प्रजनन में, कोशिका विज्ञान में। दूसरा, बीजांडकाय से बनने वाले भ्रूण ओजपूर्ण होते हैं, बीजांडकाय से बनने वाले भ्रूण रोग रहित होते हैं और अगुणित भ्रूण को कोलचिसिन माध्यम में रखकर उसकी वंशावली तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। और चौथी विधि, पहली हमने असंजनन पढ़ी, दूसरी विधि अनिषेक बीजता, तीसरी सूक्ष्म प्रवर्धन और चौथी है कायिक प्रवर्धन, जिसे कायिक जनन भी कहा जाता है। और ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो यहां पर इसको नहीं पढ़ा जाएगा, पहले चैप्टर में ही है ये। तो ये 4 हैं पादप जनन की विशिष्ट विधियां। और इसी के साथ अपनी ये यूनिट जो है जिसमें 4 चैप्टर थे ये पूरी हो गई। आज के लिए इतना है बेटा, थैंक यू।